नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीप स्टोरी टेलर, जहां हर कहानी डर की हदों को पार कर जाती है। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तान। दोस्तों, मेरा नाम रामसेवक है। उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लिया, लेकिन किस्मत की रोटी मुझे हिमाचल की इन पहाड़ी सड़कों पर खींच लाई। पेशे से मैं एक बस ड्राइवर हूं और पिछले 15 सालों से यही भारी भरकम गाड़ियों का स्टीयरिंग घुमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं। इन 15 सालों में मैंने न जाने कितने ही रास्ते नापे, कितनी ही रातें सड़कों पर गुजारी, लेकिन आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे इसी ड्राइवर वाले जीवन का वो काला पन्ना है जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। ये उस एक रात की कहानी है जब मौत मेरे और मेरे 40 मुसाफिरों के ठीक बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। उस रात जो हुआ उसने मुझे ये यकीन दिला दिया कि इस दुनिया में सिर्फ वो ही नहीं है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। कुछ ऐसी भी ताकतें हैं जो अंधेरे में पलती हैं और सही मौके का इंतजार करती हैं। ये बात आज से लगभग 7-8 साल पुरानी होगी। 2018 का वक्त था। मैं उस समय हिमाचल रोडलेज में नई लगी एक प्राइवेट कंपनी की बस चलाता था। मेरा कंडक्टर था काशी। लड़का था तो मुझसे उम्र में काफी छोटा, लेकिन था बड़ा तेज और बातूनी। उसके साथ लंबे सफर का पता ही नहीं चलता था। सालों से हम दोनों की जोड़ी जमी हुई थी। हम ज्यादातर दिन के रूट पर ही बस चलाते थे, लेकिन फिर कंपनी में ड्राइवरों की कुछ कमी हुई और कुछ पुराने रूटों पर नई बसें डाली गईं। इसी फेरबदल में मेरा ट्रांसफर उस रूट पर कर दिया गया जिसे पहाड़ी ड्राइवर आज भी मौत का रास्ता कहते हैं। शिमला से दिल्ली रात का सफर। मुझे जब पहली बार इस रूट पर नाइट ड्यूटी का ऑर्डर मिला तो सच कहूं मेरा दिल थोड़ा घबराया था। मैंने हिमाचल की सड़कों पर सालों बस चलाई थी, पर वो भी दिन के उजाले में। रात के अंधेरे में इन घुमावदार सकरे रास्तों पर बस चलाना, जहां एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई हो और दूसरी तरफ सीना ताने खड़ा पहाड़, ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता था। पर नौकरी तो नौकरी थी, पेट का सवाल था। मैंने मन को समझाया कि रामसेवक डर गया तो घर कैसे चलेगा। यही सोचकर मैंने और काशी ने इस नए सफर के लिए हामी भर दी। शुरू के कुछ हफ्ते तो सब ठीक ठाक रहा। हम शाम को 8 बजे शिमला से निकलते और सुबह सूरज निकलने तक दिल्ली पहुंच जाते। सवारियां भी अच्छी खासी मिल जाती थी, लेकिन शायद वो खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा थी। वो उस रात की बात है जब हमारा सफर शुरू होने वाला था। उस दिन शाम से ही मौसम में एक अजीब सी बात थी। बारिश नहीं थी, बादल भी साफ थे, लेकिन एक अनजानी घनी धुंध पहाड़ों से नीचे उतर रही थी। धुंध भी ऐसी कि जैसे किसी ने दूध की चादर बिछा दी हो। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। बस अड्डे पर सवारियां बेचैन हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे, ड्राइवर साहब आज मत निकालो बस, मौसम ठीक नहीं है। लेकिन कुछ दिल्ली जाने वाले नौजवान लड़के थे जिन्हें शायद सुबह कोई जरूरी काम था। वो बार बार आकर काशी से कह रहे थे, खलासी साहब उस्ताद को बोलो बस निकालें, धीरे धीरे चलेंगे, पहुंच जाएंगे, यहाँ रुककर क्या करेंगे। काशी ने आकर मुझसे पूछा, उस्ताद क्या करें, सवारियां तो जाने को तैयार हैं। मैंने धुंध की उस सफेद दीवार की तरफ देखा जो बस के शीशे के ठीक बाहर खड़ी थी। मन में एक अजीब सी आशंका हो रही थी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि आज रुक जाओ। पर फिर उन सवारियों का चेहरा याद आया जिन्हें घर पहुंचना था। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, सबको बोल दे बैठ जाएं, ऊपर वाले का नाम लेकर चलते हैं, वही मालिक है। बस में लगभग 40 से 45 सवारियां थीं। कुछ परिवार वाले थे, कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां और कुछ फौजी भाई जो छुट्टी पर घर जा रहे थे। सब अपने अपनी सीटों पर बैठ गए। मैंने हनुमान जी का छोटा सा लॉकेट चूमा जो हमेशा मेरे गले में रहता था और बस का इंजन स्टार्ट कर दिया। रात के ठीक 8:30 बजे हमने शिमला बस अड्डे को अलविदा कहा। जैसे जैसे हम शहर से बाहर निकलकर पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे, धुंध और भी ज्यादा घनी होती जा रही थी। वाइपर चलाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि शीशे पर पानी नहीं बल्कि धुंध की एक मोटी परत जम रही थी। मैं बस की हेडलाइट्स की पीली रोशनी के सहारे इंच इंच करके बस को आगे बढ़ा रहा था। रफ्तार इतनी धीमी थी कि कोई पैदल भी चलता तो शायद हमसे आगे निकल जाता। काशी मेरे बगल में केबिन में ही बैठा था। वो माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। उस्ताद, आज तो लग रहा है जैसे बादलों के अंदर ही बस चला रहे हों। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा पूरा ध्यान सड़क पर था जो अब मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। अभी हमें निकले हुए मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ होगा। हम एक ऐसे सुनसान इलाके से गुजर रहे थे जहां दूर दूर तक कोई गांव या बस्ती नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो धुंध में किसी काले साई की तरह लग रहे थे। अचानक एक तीखे मोड़ पर बस की हेडलाइट की रोशनी में मुझे लगा कि कोई बच्चा सड़क के बीचों बीच भाग कर आया है। एक पल के लिए मेरा खून जम गया। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर मारा और स्टीयरिंग को बाईं तरफ घुमा दिया। बस एक जोरदार झटके और टायरों की चीख के साथ रुकी। बस का अगला हिस्सा सड़क से उतरकर खाई की तरफ लटक गया था और एक पहिया हवा में था। अंदर सवारियों में हाहाकार मच गया। लोग अपनी सीटों से गिर पड़े थे। औरतें और बच्चे चीखने लगे थे। पीछे से आवाजें आने लगी, अरे ड्राइवर मार डालेगा क्या, देखकर नहीं चला सकता। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पसीने से मेरी कमीज भीग चुकी थी। काशी भी हड़बड़ाकर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ था। उसने मुझसे कांपती आवाज में पूछा, उस्ताद क्या हुआ, कोई था क्या आगे। मैंने हाँ में सिर हिलाया। एक छोटा बच्चा अचानक सामने आ गया। काशी ने तुरंत केबिन का दरवाजा खोला और टॉर्च लेकर नीचे उतरा। उसने इधर उधर रोशनी मारकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ धुंध और सन्नाटा था। वो वापस बस में आया और बोला, उस्ताद यहाँ तो कोई भी नहीं है, आपको कोई वहम हुआ होगा। मैंने कहा, नहीं काशी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक बच्चा था, लाल रंग की शर्ट पहने हुए,
सवारियां भी अब शांत हो चुकी थीं। कुछ लोग नीचे उतर आए थे। सबने मिलकर खाई की तरफ लटके हुए बस के हिस्से को धक्का दिया। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे की मशक्कत के बाद बस वापस सड़क पर आ पाई। मैं अभी भी सदमे में था। क्या वो सच में मेरा वहम था या इस धुंध में कुछ और भी था? मैंने दोबारा बस स्टार्ट की। इस बार मेरा दिल और भी ज्यादा जोर से धड़क रहा था। हम वहां से थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर। धुंध अब पहले से कुछ कम लग रही थी। तभी सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर पर मुझे 3 लोग बैठे दिखाई दिए। एक आदमी, एक औरत और उनके बीच में एक छोटा बच्चा। वो बस की रोशनी पड़ते ही उठकर खड़े हो गए और हाथ देकर बस रोकने का इशारा करने लगे। रात के करीब 10 बज रहे थे। घना जंगल और इस सुनसान जगह पर एक पूरा परिवार। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बस रोकूं। मैंने काशी की तरफ देखा। काशी ने कहा, उस्ताद, लगता है कोई मुसीबत में है। एक बच्चा भी है साथ में, रोक दो, पूछ लेते हैं। उस बच्चे को देखकर मेरा दिल पसीज गया। मुझे लगा कि शायद इन्हीं का बच्चा भागकर मेरी बस के आगे आ गया होगा। मैंने बस धीमी की और उनके पास जाकर रोक दी। काशी ने शीशा नीचे करके पूछा, भाई साहब कहाँ जाना है? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, दिल्ली जाना है। हमारी गाड़ी खराब हो गई है। पीछे मोड़ पर, बच्चा साथ में है, ठंड बहुत है, बस में जगह मिल जाएगी? उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने काशी को इशारा किया। काशी ने दरवाजा खोला। वो तीनों चुपचाप बस में चढ़ गए। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरे, मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे गीली मिट्टी, दबे हुए सड़े पत्तों और किसी जंगली भीगे हुए जानवर की मिली जुली महक हो। वो बहुत अजीब और असहज करने वाली गंध थी। उन्होंने किराया देने के लिए पैसे निकाले। मैंने देखा कि उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे और सफेद पड़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि इस कड़ाके की ठंड और नमी वाली धुंध में भी उनके कपड़ों पर नमी का एक कतरा तक नहीं था। वो बिल्कुल सूखे थे, जैसे अभी अभी घर से इस्त्री किए हुए कपड़े पहनकर निकले हों। मेरा माथा ठनका, लेकिन मैंने अपने मन को फिर समझाया कि शायद ये लोग काफी देर से यहाँ नहीं होंगे, अभी अभी आए होंगे। वो तीनों जाकर ड्राइवर केबिन के ठीक पीछे वाली लंबी सीट पर एक साथ बैठ गए। मैंने बस आगे बढ़ा दी, लेकिन वो अजीब सी गंध अब भी केबिन में भरी हुई थी और मुझे बार बार ये महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे बैठा वो परिवार मुझे ही घूर रहा है। मैंने साइड वाले शीशे से देखने की कोशिश की, लेकिन उनकी परछाई ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। सफर फिर से शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार बस में मेरे अलावा 3 और ऐसी सवारियां थीं जिनका वजूद उस घनी धुंध से भी ज्यादा रहस्यमयी था। और मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने दरवाजा खोलकर किसी मुसीबत में फंसे परिवार को नहीं, बल्कि खुद मौत को अपनी बस में बिठा लिया था। दोस्तों, बस अब उस घनी धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अंदर की बत्तियां बंद थीं। सिर्फ मेरे डैशबोर्ड की हल्की नीली और पीली रोशनी केबिन में फैली हुई थी। ज्यादातर सवारियां अपनी अपनी सीटों पर सो चुकी थीं। सफर के इस पड़ाव पर अक्सर ऐसा ही होता है। एक खामोशी सी पसर जाती है, जिसमें सिर्फ बस के इंजन की घरघराहट और सड़क पर टायर घिसने की आवाज ही साथी होती है। लेकिन उस रात उस खामोशी में भी एक अनजाना शोर था। एक ऐसा शोर जो कानों से नहीं बल्कि रूह से महसूस हो रहा था। वो तीनों, यानी वो आदमी, औरत और उनका बच्चा, मेरे ठीक पीछे वाली सीट पर पत्थर की मूर्तों की तरह बैठे थे। मैंने बस आगे बढ़ाते हुए कई बार कोशिश की कि मैं अपने काम पर ध्यान दूं, उन लोगों के बारे में ना सोचूं। मैंने मन को समझाया कि राम सेवक, तू खामखा वहम कर रहा है। बेचारे मुसीबत के मारे हैं, शायद इसीलिए चुपचाप सहमे हुए बैठे हैं। उनके कपड़े सूखे थे तो हो सकता है उनकी गाड़ी अभी भी खराब हुई हो। लेकिन मेरा दिल इन दलीलों को मानने को तैयार नहीं था। वो जो अजीब सी गंध थी वो अब भी हवा में तैर रही थी। वो गीली मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की महक नहीं, वो उससे भी ज्यादा कुछ थी। उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी पुरानी सीलन भरी कब्रगाह की हवा बस के अंदर भर गई हो। मेरा जी मिचलाने लगा। मैंने सोचा कि थोड़ा शीशा खोलकर ताजी हवा ले लूं। मैंने अपनी साइड की खिड़की का शीशा हल्का सा नीचे किया। एकदम से बर्फीली हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। धुंध का एक गुब्बार अंदर आया और उस गंध को कुछ पल के लिए दबा गया। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन 2 ही पल में मेरा हाथ ठंड से सुन्न पड़ने लगा। मजबूरी में मुझे शीशा वापस बंद करना पड़ा और शीशा बंद होते ही वो गंध फिर से पहले से भी ज्यादा ताकत से मुझ पर हावी हो गई। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये गंध उन्हीं तीनों के जिस्म से आ रही थी। काशी, जो अब तक ऊँग रहा था, अचानक से सीधा होकर बैठा। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और बोला, उस्ताद, ये कैसी बांस आ रही है? कोई सवारी जानवर वानवर तो नहीं ले आई है अपने साथ? उसकी बात सुनकर मेरे सीने में एक पल को ठंड सी दौड़ गई। मैंने कहा, पता नहीं काशी, शायद बाहर से ही आ रही होगी, जंगल का इलाका है। मैंने जानबूझकर उन तीनों का जिक्र नहीं किया। मैं उसे डराना नहीं चाहता था, या शायद मैं खुद अपनी आंखों देखी और महसूस की हुई बात को जबान पर लाने से डर रहा था। काशी ने कंधे उचकाए और फिर से सीट पर टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मैं फिर से अकेला रह गया था, अपनी सोच और उस भयानक गंध के साथ। अब मैंने एक और अजीब चीज पर गौर किया। वो तीनों जब से बस में चढ़े थे, उन्होंने आपस में एक शब्द भी नहीं बोला था। यहां तक कि वो छोटा बच्चा, जो मुश्किल से 4-5 साल का होगा, बिल्कुल खामोश था,
ना कोई रोना, ना कोई फुसफुसाना, बस एक मुर्दा शांति थी। मैं बार बार अपने ड्राइवर वाले बड़े शीशे में पीछे देखने की कोशिश कर रहा था। धुंध और अंधेरे की वजह से सब कुछ धुंधला दिख रहा था, लेकिन मुझे उनकी धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थी। वो तीनों एक ही मुद्रा में बैठे थे, सीधे, बिना हिले डुले, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि किसी कलाकार के बनाए हुए पुतले हों। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी लयबद्ध आवाज, टक टक। पहले मुझे लगा कि इंजन का कोई शोर है या शायद बस की बॉडी का कोई पुर्जा ढीला होकर बज रहा है। मैंने ध्यान हटाने की कोशिश की, पर वो आवाज लगातार आ रही थी। वो मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके एक बार फिर शीशे में देखा। इस बार मुझे थोड़ा साफ दिखाई दिया। वो औरत जो बीच में बैठी थी, उसकी एक उंगली सीट के लोहे वाले हैंडल पर धीरे धीरे बज रही थी, टक टक। उसकी हरकत में कोई बेचैनी, कोई घबराहट नहीं थी। वो बिल्कुल शांत भाव से एक ही रफ्तार से उस हैंडल को बजाए जा रही थी, और उस आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये लोग सामान्य नहीं है, कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। मेरा गला सूख रहा था। मैंने पानी की बोतल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया जो डैशबोर्ड पर रखी थी। बोतल उठाते हुए मेरी नजर एक बार फिर उस शीशे पर पड़ी, और उस एक पल में जो मैंने देखा, उसके लिए मैं अपनी जिंदगी में कभी तैयार नहीं था। एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए मुझे शीशे में वो सीट खाली दिखाई दी, बिल्कुल खाली, जैसे वहां कोई बैठा ही ना हो। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बस का स्टीयरिंग मेरे हाथ से फिसलने लगा। बस हल्की सी लहराई। मैंने झटके से अपनी आंखें मींची और फिर खोली। स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और कांपते हुए फिर से शीशे में देखा। वो तीनों वापस वहां थे, उसी तरह बैठे हुए, लेकिन इस बार एक फर्क था, एक बहुत बड़ा फर्क। अब वो सामने नहीं देख रहे थे। वो तीनों के तीनों, वो आदमी, औरत और वो बच्चा, सब एक साथ उस शीशे में से सीधे मेरी आंखों में देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, कोई मुस्कान नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस खाली पथराई हुई आंखें जो अंधेरे में भी मेरे अंदर तक झांक रही थीं। और फिर उस बच्चे ने जो अपनी मां की गोद में बैठा था, धीरे से अपना छोटा सा हाथ उठाया और शीशे में मेरी तरफ उंगली से इशारा किया। मेरे पूरे बदन में एक सहरन दौड़ गई। वो जानते थे कि मैं उन्हें देख रहा हूं। वो जानते थे कि मैं उनके बारे में क्या सोच रहा हूं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक चेतावनी थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं बस कैसे चला रहा था ये मुझे खुद नहीं पता। मुझे काशी को बताना था, मुझे किसी को तो बताना था। मैंने हिम्मत जुटाई और काशी जो फिर से सोने की कोशिश कर रहा था, झंझोड़ कर उठाया। काशी, काशी उठ। मेरी आवाज कांप रही थी। वो हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ उस्ताद, सब ठीक तो है? मैंने कहा। काशी, जरा पीछे जाकर उन सवारियों से किराया तो ले आ जो अभी चढ़ी थीं। मैंने जानबूझकर बहाना बनाया। मैं चाहता था कि काशी खुद जाकर उनसे बात करे, उन्हें अपनी आंखों से देखे। मैं जानना चाहता था कि जो मैं महसूस कर रहा हूं, क्या वो उसे भी महसूस होता है या नहीं। काशी थोड़ा हैरान हुआ। अभी उस्ताद, बाकी लोगों से तो दिल्ली पहुंच कर ही लेंगे। मैंने जोर देकर कहा। नहीं तो अभी जाकर ले आ, बोल दे कंपनी का नया नियम है। काशी को मेरी आवाज में घबराहट महसूस हो गई थी। उसने बिना कोई और सवाल किए अपनी टिकट वाली मशीन और पैसों का थैला उठाया और केबिन से बाहर निकलकर उनकी सीट की तरफ बढ़ने लगा। मैं शीशे से उसे जाते हुए देख रहा था। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। काशी धीरे धीरे चलकर उनकी सीट के पास जाकर खड़ा हो गया। अब जो होने वाला था, उसने मेरे और काशी दोनों के होश उड़ा दिए और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, मेरी आंखें बस के बड़े वाले शीशे पर जमी हुई थीं। हर एक धड़कन के साथ मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका में डूबता जा रहा था। बाहर धुंध की सफेद चादर अब भी लिपटी हुई थी और अंदर मेरी बस में खौफ की एक चादर धीरे धीरे हम सब पर डाली जा रही थी। मैंने देखा काशी उनकी सीट के पास जाकर खड़ा हो गया। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था, जैसा कि कंडक्टर अक्सर किराया मांगते हुए करता है। भाई साहब, काशी की आवाज थोड़ी दबी हुई थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। दिल्ली तक का किराया दे दीजिए। कोई जवाब नहीं आया। वो तीनों, वो आदमी, औरत और वो बच्चा अब भी पत्थर के बुत की तरह बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने काशी की आवाज सुनी नहीं। उनका ध्यान कहीं और था, किसी ऐसी दुनिया में जहां हमारी आवाजें नहीं पहुंच सकती थीं। काशी को शायद लगा कि ये धीमी आवाज की वजह से उन्होंने नहीं सुना। वो थोड़ा और आगे झुका और इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, माफ करना जी, दिल्ली का टिकट काट दूं। इस बार भी वही मुर्दा सन्नाटा। अब काशी के चेहरे पर भी हैरानी और थोड़ी चुचलाहट दिखने लगी थी। रात का वक्त, सुनसान रास्ता और ऐसी अजीब सवारियां, किसी का भी माथा ठनक जाता। उसने शायद सोचा कि ये लोग बहके हुए हैं या जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस आदमी के एक कंधे को हल्के से छुआ, उसे अपनी तरफ खींचने के लिए। अरे भाई साहब सुनो। काशी का वाक्य अधूरा रह गया।
जिस पल उसकी उंगलियों ने उस आदमी के कंधे को छुआ, मैंने देखा कि काशी का पूरा शरीर एक बिजली के झटके की तरह कांप गया। उसने अपना हाथ ऐसे पीछे खींचा जैसे किसी जलती हुई चीज को छू लिया हो। उसका चेहरा, जो अब तक झुंझुलाहट में था, अब सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। अब उस आदमी ने अपनी गर्दन घुमाई, बहुत धीरे धीरे, एक अजीब सी अकड़न के साथ, जैसे कोई मशीन घूम रही हो। उसने अपना चेहरा काशी की तरफ किया। मैं शीशे से ये सब देख रहा था और मेरी सांसें रुकी हुई थीं। उस आदमी की आंखें, हे भगवान, मैं उन आंखों को कभी नहीं भूल सकता। वो आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे दो काले कांच के गोले हों, जिनमें न कोई चमक थी, न कोई भाव, न कोई जिंदगी। वो सिर्फ देख रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो काशी के आर पार देख रही हों। और फिर उस आदमी के होंठ हिले। बस के इंजन के शोर को चीरती हुई एक आवाज आई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो सूखी, खुरदरी और खोखली थी, जैसे किसी गहरे सूखे कुएं से आ रही हो। उसने कहा, किराया। एक पल का ठहराव आया, जिसमें पूरी बस की खामोशी से टाई थी। हम किराया नहीं देते, हम कीमत वसूलते हैं। ये शब्द नहीं थे, ये मौत का फरमान था। काशी के हाथ से टिकट वाली मशीन खटाक की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ी। पैसों वाले थैले से कुछ सिक्के छनछनाते हुए फर्श पर बिखर गए। उस आवाज से पीछे की सीटों पर सो रहे 2-4 लोग भी हड़बड़ा कर उठ बैठे। क्या हुआ भाई? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने नींद में पूछा, लेकिन काशी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह पर जम गया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और आंखें उस आदमी के चेहरे पर टिकी थीं। फिर जैसे उसे होश आया हो, वो 2 कदम पीछे हटा, लड़खड़ाया और बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह भागता हुआ मेरे कैबिन की तरफ आया। वो कैबिन में लगभग गिरते हुए घुसा और मेरे बगल वाली सीट पर धम्म से बैठ गया। नहीं, बैठ नहीं गया, ढह गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उस्ताद, उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई थी। मैंने कांपते हाथों से पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। उसने एक ही सांस में आधी बोतल खाली कर दी। उसकी आंखों में मैंने वो खौफ देखा जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की आंखों में नहीं देखा था। काशी, क्या हुआ? मैंने फुसफुसा कर पूछा, हालांकि मैं जवाब जानता था। उसने मेरी तरफ देखा और कांपती हुई उंगली से पीछे की तरफ इशारा किया। उस्ताद, वो लोग इंसान नहीं है। क्या बोला उसने? मैंने पूछा। काशी ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। उसने कहा, वो किराया नहीं, कीमत वसूलते हैं। उसने आगे बताया और उसका कंधा, उस्ताद, बिल्कुल ठंडा था, जैसे किसी लाश को छू लिया हो, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। अब मेरे मन में कोई शक नहीं बचा था। मेरा वहम, मेरा डर सब सच था। हम किसी भयानक मुसीबत में फंस चुके थे। हम अपनी बस में अपने साथ अपनी मौत को लेकर चल रहे थे। मैंने हिम्मत करके एक बार फिर शीशे में देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो तीनों इन अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए थे। उनका खड़ा होना भी सामान्य नहीं था। वो किसी इंसान की तरह सहजता से नहीं उठे थे, बल्कि ऐसे उठे थे जैसे कोई कठपुतली हो जिसे धागों से खींचा जा रहा हो। वो अब भी चुप थे, लेकिन उनकी मौजूदगी का खौफ पूरी बस में फैलने लगा था। जो लोग जागे हुए थे वो भी इस अजीब जुलूस को देखकर सहम गए थे। एक फौजी भाई ने अपनी सीट से उठकर पूछने की कोशिश की, अरे भाई साहब, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी और उसके परिवार की खाली आंखें सिर्फ मेरे कैबिन के दरवाजे पर टिकी थीं। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। वो मेरे और काशी के बहुत करीब आ चुके थे। कुछ ही पलों में वो दरवाजे के तक पहुंच जाते। मेरे अंदर का ड्राइवर, जो सालों से इन सड़कों पर मौत को छका रहा था, अचानक से जाग गया। डर अपनी जगह था, पर जिंदा रहने की इच्छा उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। मैं चीखा, काशी, दरवाजा, कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर। मेरी आवाज सुनकर काशी जैसे किसी गहरे सपने से जागा। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ देखा। वो आदमी अब दरवाजे से बस 2 कदम दूर था। काशी ने एक झटके में दरवाजा अंदर खींचा और पूरी ताकत से लकड़ी का मोटा सा सिटकनी लगा दी। खट की एक जोरदार आवाज हुई और ठीक उसी पल दरवाजे के दूसरी तरफ उस आदमी का हाथ हैंडल पर पड़ा। अगर 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो वो अंदर होता। हम दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ पलों की थी। अब वो दरवाजे के ठीक बाहर खड़े थे। कोई जोर जोर से दरवाजा नहीं पीट रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था। बाहर एक अजीब खौफनाक सन्नाटा था, और ये सन्नाटा किसी भी शोर से ज्यादा डरावना था। फिर एक आवाज शुरू हुई, एक हल्की खुरचने की आवाज, जैसे कोई अपने लंबे पैने नाखूनों से दरवाजे की लकड़ी को कुरेद रहा हो। वो आवाज मेरे कानों से होकर सीधे मेरे दिल में उतर रही थी। मैं और काशी दोनों दरवाजे को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो अभी टूट कर गिर जाएगा।
तभी इंजन के शोर के बावजूद हमें वो खोखली आवाज फिर सुनाई दी। वो दरवाजे के दूसरी तरफ से फुसफुसा रहा था, लेकिन उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो हमारे कान में ही बोल रहा हो। ड्राइवर, ये दरवाजा तुम्हें नहीं बचाएगा। मैं और काशी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमारे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो फिर बोला, तुम हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाओगे। दरवाजा खोलो। कौन सी मंजिल? काशी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, जैसे वो सच में जवाब की उम्मीद कर रहा हो। बाहर खामोशी छा गई। खुरचने की आवाज भी बंद हो गई। फिर उस औरत की पतली सरगोशी जैसी आवाज आई, हमारी मंजिल वही है जहां हमने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी खाई की गोद में। तुम हम सबको वहीं लेकर चलोगे। ये सुनकर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तो ये था उनका मकसद। वो चाहते थे कि मैं इस बस को, इसमें बैठी 40 जिंदगियों के साथ उसी खाई में उतार दूं जहां शायद उनकी मौत हुई थी। वो अपना अंत दोहराना चाहते थे और हम सबको इसका हिस्सा बनाना चाहते थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। मुझे कुछ करना था, कुछ ऐसा जिससे बस में सो रहे बाकी लोग जाग जाएं, जिससे इस बस के अंदर का माहौल बदले। मुझे इन्हें रोकना था। मेरे दिमाग में एक योजना आई, एक बहुत ही खतरनाक योजना। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और काशी की तरफ मुड़कर कहा, काशी, जो भी हो, सीट को कसकर पकड़ ले, हिलना मत। काशी ने सवालिया नजरों से मुझे देखा पर कुछ बोला नहीं। उसने अपनी सीट के हैंडल को दोनों हाथों से जकड़ लिया। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर मैंने पूरी ताकत से बस के ब्रेक पर पैर मार दिया। बस एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। टायरों की चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। बस के अंदर हाहाकार मच गया। जो लोग सो रहे थे वो अपनी सीटों से आगे की तरफ जा गिरे। लोगों की चीखें, गालियां और रोने की आवाजें गूंजने लगीं। मार दिया रे, अरे क्या कर रहा है ड्राइवर? बाहर केबिन के दरवाजे पर से खुरचने की आवाज बंद हो गई थी। मैंने साइड वाले शीशे से पीछे देखने की कोशिश की। वो तीनों इस अचानक लगे झटके से अपना संतुलन खोकर बस के गलियारे में गिर पड़े थे। एक पल को मुझे लगा कि मेरी योजना काम कर गई, लेकिन अगले पल मेरे शरीर की सारी उम्मीद थमसी गई। वो तीनों जमीन पर से उठने लगे, लेकिन किसी घायल इंसान की तरह नहीं। वो बिना हाथों का सहारा लिए एकदम सीधे, रोबोट की तरह कमर सीधी रखते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए, जैसे उन पर गुरुत्वाकर्षण का कोई असर ही ना हो। गिरने से उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई थी। वो फिर से उसी जगह पर खड़े हो गए, मेरे कैबिन के दरवाजे के ठीक सामने। और अब उस औरत ने, जो अब तक एकदम स्थिर खड़ी थी, धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधे उस साइड मिरर में देखा जहां से मैं उसे देख रहा था। हमारी आंखें मिली और फिर वो मुस्कुराई। हे भगवान! वो मुस्कान उसके होंठ खींचकर कानों तक पहुंच गए थे और उन होठों के बीच से मुझे उसके दांत दिखाई दिए। वो इंसानों जैसे नहीं थे। वो थोड़े ज्यादा लंबे, ज्यादा नुकीले और किसी जानवर की तरह पैने थे। वो एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ नफरत और क्रूरता। वो साफ बता रही थी कि तुम चाहे जो भी कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। मेरा दिल बैठ गया। मेरा पहला प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था और अब मुझे साफ पता था कि मैं किसी मामूली भूत या आत्मा से नहीं, बल्कि किसी बहुत ही भयानक और ताकतवर चीज से लड़ रहा हूं। दोस्तों, उस औरत की वो भयानक मुस्कान मेरे दिमाग में किसी गर्म लोहे की तरह छप गई थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और आंखें शीशे पर, लेकिन मुझे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस वो नुकीले जानवर जैसे दांतों वाली मुस्कान और वो खाली बेरहम आंखें। एक पल को लगा जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं बची है। मैं समझ गया था कि ये खेल खेल रहे हैं, ये हमें तड़पाना चाहते हैं, ये हमारी हिम्मत तोड़कर हमारे डर का मजा लेना चाहते हैं। पीछे बस में अब पूरा हंगामा मचा हुआ था। मेरे अचानक ब्रेक मारने से जो लोग गिरे थे वो अब उठ खड़े हुए थे और गुस्से में चिल्ला रहे थे, ओए ड्राइवर, पागल हो गया है क्या? अंधा है क्या? खाई में गिराएगा सबको। अगर बस में कोई खराबी है तो गाड़ी रोक दे। हमारी जान का दुश्मन बना है क्या? उनकी गालियां और उनका गुस्सा मेरे कानों तक पहुंच तो रहा था, पर मेरा दिमाग शून्य हो गया था। काशी ने मुझे झकझोरा, उस्ताद, उस्ताद, होश में आओ, लोग बहुत गुस्से में हैं, कुछ करो। लोगों का गुस्सा जायज था। उन्हें क्या पता था कि असली दुश्मन तो बस के अंदर ही मौजूद है। उन्हें क्या पता कि मैं उनकी जान बचाने के लिए ही ये सब कर रहा हूं। मैं उन्हें कैसे बताता कि हमारे साथ 3 लाशें सफर कर रही हैं जो हमें भी लाश बनाना चाहती हैं। कोई मेरी बात पर यकीनन नहीं करता, सब मुझे पागल समझते। तभी मेरे दिमाग में एक और विचार आया, एक आखिरी रास्ता। अगर मैं इन्हें अपनी समझ से नहीं हरा सकता तो मुझे मदद चाहिए होगी, और मदद बस में बैठी इन्हीं 40 सवारियों से मिल सकती है। मुझे उन्हें जगाना होगा, मुझे उन्हें वो दिखाना होगा जो मैं देख रहा हूँ। मैंने फैसला कर लिया। मैंने कांपती हुई आवाज में जितनी जोर से हो सका पीछे की तरफ चिल्लाया, भाइयों माफ करना,
बस के ब्रेक में कुछ बड़ी खराबी आ गई है। मैं कंट्रोल खो रहा हूँ, सबको नीचे उतरना होगा, ये खतरनाक है। मेरी बात सुनते ही बस में गालियों का शोर एक पल में डर की खामोशी में बदल गया। ब्रेक फेल होने का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जब ब्रेक फेल हो गए, हे भगवान, रोक भाई, बस रोक। मैंने धीरे धीरे बस को सड़क के किनारे लगाया और हैंड ब्रेक खींच दिया। बस एक झटके के साथ रुक गई। मैंने काशी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन मेरे प्लान की गंभीरता को वो समझ गया था। मैंने उसे आंखों से इशारा किया। काशी ने अपनी जगह से उठकर बस का मुख्य दरवाजा खोला और चिल्लाया, सब लोग जल्दी से नीचे उतर जाइए, एक एक करके, धक्का मुक्की मत करना, जल्दी करो। अब बस में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से जल्दी बस से बाहर निकलना चाहता था। लोग अपना छोटा मोटा सामान उठाकर गलियारे में आ गए और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन एक समस्या थी। दरवाजे तक पहुंचने के लिए उन्हें उस जगह से गुजरना था जहां वो परिवार अब भी बुत बनकर खड़ा था। वो दरवाजे और सवारियों के बीच में एक दीवार की तरह थे। सबसे आगे वही फौजी भाई थे। उन्होंने रौबदार आवाज में कहा, ए भाई साहब, हटो जरा रास्ते से, दिखाई नहीं देता, लोग उतर रहे हैं। उस आदमी ने कोई हरकत नहीं की। वो बस अपनी खाली नजरों से सामने देखता रहा। फौजी भाई को गुस्सा आ गया। वो बड़बड़ाए, बहरे हो क्या? और उन्होंने उस आदमी को कंधे से पकड़कर हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। भाई साहब हटो। जिस पल फौजी भाई का हाथ उस आदमी के कंधे से टकराया, वो भी ठीक काशी की तरह एक झटके से पीछे हट गए। उनका हट्टा कट्टा शरीर कांप गया। बाप रे, ये तो बर्फ है बिल्कुल, वो चीखे। अब बाकी लोगों का ध्यान भी उन तीनों पर गया जो लोग उनके पास से गुजर रहे थे। वो एक अजीब सी ठंड महसूस कर रहे थे। एक औरत बोली, यहां इतनी ठंड क्यों लग रही है, जैसे किसी फ्रीजर के पास खड़े हो। फौजी भाई ने हैरानी से उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा और उनकी आंखें डर से फैल गईं। और तभी वो हुआ जिसने बस के अंदर मौजूद हर जागते इंसान की रूह को कंपा कर रख दिया। शायद बहुत सारे लोगों के एक साथ देखने की वजह से, या शायद उस फौजी के छूने की वजह से, उन तीनों का जो इंसानी रूप का भ्रम था वो एक पल के लिए गड़बड़ा गया। एक पल के लिए जहां वो हंसता खेलता परिवार खड़ा था, वहां हमें 3 गली सड़ी पानी में फूली हुई लाशें दिखाई दी। उनके चेहरे सूजे हुए थे, त्वचा का रंग नीला काला पड़ गया था और उससे पानी टपक रहा था। उनके कपड़ों पर कीचड़ और हरी हरी काई जमी हुई थी। उनके होंठ काले पड़ चुके थे और आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे खाली गड्ढे थे। वो एक ऐसी भयानक तस्वीर थी जैसे किसी ने 3 लाशों को कई महीनों बाद किसी दलदल से बाहर निकाला हो। ये भयानक मंजर सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए ही दिखा, लेकिन इतने में ही काम हो चुका था। फौजी भाई की एक गगनभेदी चीख निकली। उनके पीछे खड़ी औरत जिसने वो मंजर देखा था, वो भी चीख मारकर बेहोश हो गई। बस में चीख पुकार और भगदौड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए दरवाजे की तरफ भागने लगे। अगले ही पल वो भयानक इल्यूजन वापस अपनी जगह पर आ गया। वो तीनों फिर से उसी साधारण लेकिन खौफनाक परिवार के रूप में खड़े थे, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका असली चेहरा, उनकी असलियत बस में मौजूद कई लोग देख चुके थे। खौफ अब सिर्फ मेरे और काशी के दिल में नहीं था, वो जाग चुका था। वो अब बस की हर सीट पर, हर सवारी के जहन में दौड़ रहा था। हमारी बस रात के अंधेरे में एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर खड़ी थी और अंदर अंदर नर्क का दरवाजा खुल चुका था। दोस्तों, बस के अंदर का मंजर अब किसी कयामत से कम नहीं था। जिन लोगों ने उन तीनों का असली विभत्स रूप देखा था, वो पागलों की तरह चीख रहे थे, भूत, बस में भूत है, भागो। इन चीखों ने बाकी सो रही सवारियों को भी जगा दिया था और अब हर कोई बिना कुछ समझे बस अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भाग रहा था। इस भगदड़ में मैं और काशी भी किसी तरह खुद को घसीटते हुए बस से बाहर निकले। बाहर का नजारा और भी ज्यादा भयानक था। सर्द घनी धुंध में हमारी बस एक जख्मी जानवर की तरह खड़ी थी। सड़क पर औरतें और बच्चे रो रहे थे। मर्द एक दूसरे से कांपती आवाज में पूछ रहे थे, क्या देखा तुमने, क्या था वो? और उन सब से कुछ फुट की दूरी पर वो तीनों खड़े थे। वो भी बस से बाहर आ गए थे। उनके चेहरों पर अब भी कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी से सड़क का वो हिस्सा जैसे जम सा गया था। वो बस खड़े होकर इस पूरे तमाशे को, हमारे डर को, हमारी चीख पुकार को देख रहे थे, जैसे हम कोई नाटक के पात्र हों और वो उसके दर्शक। अब हम सब एक अजीब सी मुसीबत में फंस गए थे। बस के अंदर जाने की हमारी हिम्मत नहीं थी क्योंकि वहां मौत नाच रही थी, और बस के बाहर इस सुनसान अंधेरी सड़क पर मौत खुद हमारे सामने खड़ी थी। तभी
वो फौजी भाई, जिनका नाम शायद बलवंत सिंह था, आगे आए। डर उनके चेहरे पर भी था, लेकिन उनकी वर्दी की हिम्मत शायद अभी बाकी थी। उन्होंने अपनी रौबदार आवाज में दहाड़ लगाई, डरो मत भाइयों, ये जो भी है हम 40 लोग हैं और ये सिर्फ 3 मिलकर मुकाबला करेंगे इनका। उनकी बात सुनकर कुछ और नौजवान लड़कों की हिम्मत बंधी। उन्होंने सड़क किनारे पड़े पत्थर और टूटी हुई टहनियां उठा ली। लगभग 7 से 8 लोगों का एक छोटा सा झुंड हिम्मत करके उन तीनों की तरफ बढ़ा। कौन हो तुम लोग? बलवंत सिंह ने गरज कर पूछा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से अपना सीधा हाथ सामने की तरफ उठाया और तभी एक जोरदार बर्फीली हवा का झोंका न जाने कहां से आया और सीधा उन लोगों से टकराया। वो हवा सिर्फ हवा नहीं थी, उसमें वही सड़न और दलदल की भयानक बदबू थी। हवा इतनी तेज थी कि बलवंत सिंह और बाकी लोग पत्तों की तरह पीछे की तरफ उड़कर गिरे। धुंध उनके चारों तरफ एक बवंडर की तरह नाचने लगी और उस नाचती हुई धुंध में हमें एक पल के लिए न जाने कितने ही और डरावने तड़पते हुए चेहरे दिखाई दिए। और फिर वो बच्चा, वो छोटा सा बच्चा हंसा। वो किसी बच्चे की हंसी नहीं थी, वो एक तीखी कान फाड़ देने वाली चीख थी जो पहाड़ों से टकराकर गूंजने लगी। उस हंसी में इतना दर्द, इतनी नफरत थी कि हम सब ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए। जिन लोगों ने हिम्मत की थी वो अब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। सारी हिम्मत, सारा संघर्ष एक ही पल में टूटकर बिखर गया। हम समझ गए थे कि हम इनसे नहीं लड़ सकते, ये हमारी समझ और ताकत से बहुत परे थे। अब तो बस मौत का इंतजार बाकी था। और तभी जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, हमें धुंध के पार से 2 पीली रोशनियां दिखाई दी, हेडलाइट्स। कोई आ रहा था हमारी तरफ। एक पल के लिए सबके दिलों में उम्मीद की एक किरण जागी। वो रोशनियां धीरे धीरे पास आती गई। वो कोई बस या ट्रक नहीं था, वो एक पुरानी खटारा सी जीप थी जो बड़ी धीमी रफ्तार से हमारी तरफ आ रही थी। जीप हमारे पास आकर रुक गई। उसका इंजन घर करा पर बंद हो गया। जीप में से एक बूढ़ा आदमी नीचे उतरा। दुबला पतला शरीर, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, सिर पर एक हिमाचली टोपी और तन पर एक पुराना सा ऊनी चोला। वो कोई 80 से 85 साल के रहे होंगे। उन्होंने जीप से उतरकर एक नजर हमारी तरफ देखा, हमारी डरी सहमी भीड़ पर, फिर हमारी बस पर, और फिर उनकी नजरें उन तीनों पर जाकर टिक गईं। उनके चेहरे पर कोई हैरानी का भाव नहीं था। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उन्हें पता था कि यहां क्या हो रहा है। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी और एक थका हुआ सा गुस्सा था। वो बूढ़ा आदमी बिना किसी से कुछ कहे धीरे धीरे चलकर उन तीनों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन तीनों के चेहरों पर पहली बार कोई भाव आया। उस आदमी के होंठ खिंचकर एक खूंखार गुस्से में बदल गए। वो औरत फुफकारने लगी और उस बच्चे की हंसी अब एक गुस्से वाली गड़गड़ाहट में बदल गई थी। बूढ़े आदमी ने उनके सामने जाकर रुक गए। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा रौब था। बस करो अब, उन्होंने कहा, और कितनी जाने लोगे? लौट जाओ अपनी अंधेरी दुनिया में। उस आदमी ने अपनी उसी खोखली भयानक आवाज में जवाब दिया, ये सब हमारे साथ जाएंगे बूढ़े, ये हमारी अधूरी कहानी पूरी करेंगे। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। तुम्हारी कहानी कभी पूरी नहीं होगी। ये कहकर उन्होंने अपने चोले की जेब में हाथ डाला। उन्होंने जेब से कुछ बाहर निकाला। वो कोई हथियार नहीं था, वो मुट्ठी भर कोई चीज थी, शायद राख या नमक जैसा। लेकिन अंधेरे में भी वो चीज एक हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी। बूढ़े आदमी ने अपनी मुट्ठी खोली और उस चमकती हुई चीज को उन तीनों के सामने कर दिया।
जैसे ही उस चीज की रोशनी उन तीनों पर पड़ी, वो तीनों एक साथ दर्द से चीख पड़े। उन्होंने अपने चेहरे अपने हाथों से ढक लिए, जैसे वो रोशनी तेजाब की तरह उनके जिस्म को जला रही हो। वो फुफकारते हुए 2-3 कदम पीछे हट गए। अब आमना सामना शुरू हो चुका था। एक तरफ थी वो 3 भयानक अलौकिक ताकतें और दूसरी तरफ था एक अकेला बूढ़ा आदमी अपनी मुट्ठी में कोई रहस्यमयी चमकती हुई चीज लिए। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी की मुट्ठी में बंद वो चमकती हुई चीज जो भी थी, उसने उन तीनों की सारी अकड़ एक पल में निकाल दी थी। वो तीनों दर्द में फुफकारते हुए पीछे हट रहे थे, जैसे कोई जानवर आग से डरता है। उनके चेहरे पर अब वो शैतानी शांति नहीं, बल्कि एक तड़प और गुस्सा था। बूढ़े आदमी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी कमजोर लेकिन स्थिर आवाज में कुछ बोलना शुरू किया। वो हिंदी या कोई जानी पहचानी भाषा नहीं थी, वो कोई पुरानी पहाड़ी बोली लग रही थी, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति का आह्वान कर रहे हों। जैसे जैसे वो बोलते जा रहे थे, उनकी मुट्ठी में रखी उस चीज की नीली रोशनी और तेज होती जा रही थी। अचानक उस आदमी ने, जो उन तीनों का सरगना लग रहा था, एक भयानक दहाड़ लगाई और बूढ़े आदमी की तरफ झपटा। हम सब की चीख निकल गई, लेकिन उसके और बूढ़े आदमी के बीच में पहुंचने से पहले ही उस नीली रोशनी से जैसे एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। वो उस दीवार से टकराकर एक झटके से पीछे गिर गया। बूढ़े आदमी ने बोलना बंद नहीं किया। अब उनकी आवाज में और तेजी आ गई थी। उन्होंने अपनी मुट्ठी में से एक चुटकी वो चमकती हुई राख निकाली और हवा में उन तीनों की तरफ फेंक दी। जैसे ही उस राख के कणों ने उनके जिस्म को छुआ, एक ऐसा भयानक मंजर सामने आया जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। उनके शरीर गलने लगे, उनकी त्वचा पिघलकर काले बदबूदार धुएं में बदल रही थी। वो तीनों दर्द में ऐसी भयानक चीखें मार रहे थे जो किसी इंसान के गले से नहीं निकल सकती थीं। उनके शरीर देखते ही देखते भाप बनकर हवा में घुल रहे थे। उनकी आखिरी चीख के साथ ही वो तीनों पूरी तरह से गायब हो गए और उनके गायब होते ही सब कुछ बदल गया। वो जो जानलेवा बर्फीली ठंड थी, वो एक पल में खत्म हो गई। वो सड़ी हुई दलदल जैसी बदबू हवा से साफ हो गई और सबसे बड़ी बात, वो जो घनी धुंध थी, वो तेजी सी छटने लगी। कुछ ही पलों में हमें आसमान में टिमटिमाते तारे दिखाई देने लगे। सड़क पर खामोशी थी, लेकिन इस बार ये खामोशी सुकून देने वाली थी। हम सब 40 के 40 लोग उस बूढ़े आदमी को फटी फटी आंखों से देख रहे थे। वो अब बुरी तरह से हाँप रहे थे और सहारा लेने के लिए अपनी जीप से टिक गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़ाई ने उनकी सारी ताकत निचोड़ ली हो। बलवंत सिंह और बाकी लोग जो घायल हुए थे, धीरे धीरे उठने लगे। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसमें से कोई लेप निकालकर उनके घावों पर लगा दिया। उस लेप में भी एक अजीब सी ठंडक थी, जिससे उनका दर्द तुरंत कम होने लगा। मैंने और काशी ने हिम्मत करके उस बूढ़े आदमी के पास जाने का फैसला किया। हम उनके पैर छूना चाहते थे, उनका धन्यवाद करना चाहते थे। आज वो न होते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। मैं उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आज आपने हम सबकी जान बचाई है। आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने एक थकी हुई नजर से मुझे देखा। मैं बस इस सड़क का एक पुराना चौकीदार हूं बेटा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने मेरी और बाकी सवारियों की तरफ देखकर एक चेतावनी दी, ये रास्ता शापित है। ड्राइवर, यहां सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले रुकना खुद अपनी कब्र खोदने जैसा है। तुमने उन्हें अपनी बस में बिठाकर बहुत बड़ी गलती की। अब जल्दी से सब लोग बस में बैठो और यहां से निकलो, और याद रखना, जब तक सुबह का उजाला ना हो जाए पीछे मुड़कर भी मत देखना, और रुकना तो बिल्कुल नहीं। मैं उनसे और भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। वो वापस अपनी जीप में बैठे, इंजन स्टार्ट किया और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर वापस अंधेरे में गायब हो गए। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना एक शब्द कहे सब चुपचाप वापस बस में आकर बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उस जगह के बारे में बात करे जहां कुछ देर पहले मौत खड़ी थी। मैंने बस स्टार्ट की और जितनी तेजी से हो सका उस जगह से बस को भगा ले गया। लगभग 1.5 घंटे बाद जब हम पहाड़ी इलाके से निकलकर मैदानी इलाके की शुरुआत में पहुंचे तो हमें एक ढाबा दिखाई दिया जो 24 घंटे खुला रहता था। मैंने बस को वहीं रोक दिया। हम सबको एक ब्रेक की सख्त जरूरत थी। सब लोग नीचे उतरकर चाय पानी पीने लगे, लेकिन मेरे और काशी के मन में अब भी वही सवाल घूम रहा था, वो तीनों कौन थे और वो बूढ़ा आदमी कौन था? हम ढाबे के मालिक के पास गए, जो एक बुजुर्ग सरदार जी थे और सालों से वो ढाबा चला रहे थे। उन्होंने हमें झिझकते हुए रात की पूरी कहानी सुनाई। सरदार जी हमारी बात सुनकर मुस्कुराए नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और बोले, पुत्र, किस्मत वाले हो तुम लोग, जो बाबा जी तुम्हें वक्त पर मिल गए।
वरना आज तुम्हारी बस की भी बस नंबर प्लेट ही मिलती खाई में। पर वो थे कौन? बाबा जी, काशी ने पूछा। तब सरदार जी ने जो कहानी हमें सुनाई उसे सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि आज से कई साल पहले इसी पहाड़ी रास्ते पर एक गांव में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनका एक 5 साल का बेटा। एक रात वो लोग अपनी कार से किसी शादी से लौट रहे थे। मौसम आज की ही तरह खराब था और अचानक आई घनी धुंध की वजह से ड्राइवर मोड़ का अंदाजा नहीं लगा पाया और उनकी कार सीधी खाई में जा गिरी। किसी को कई दिनों तक पता नहीं चला। जब तक बचाव दल उन तक न पहुंचा तब तक उनकी लाशें पानी में रहकर बुरी तरह सड़ चुकी थीं। सरदार जी ने बताया कि इतनी दर्दनाक और अचानक मौत की वजह से उन तीनों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली। वो इसी सड़क पर भटकने लगे। वो एक छलावा बन गए जो दूसरे मुसाफिरों को भी अपने जैसा ही अंत देना चाहते थे। वो अक्सर घनी धुंध में एक बेबस परिवार का रूप लेकर मदद मांगते हैं और जो कोई भी उनकी मदद के लिए रुकता है वो उसे भी उसी खाई में ले जाकर मार देते हैं। और वो बूढ़े बाबा? मैंने पूछा। वो उस लड़के का दादा था, सरदार जी ने कहा। अपने बेटे, बहू और पोते की मौत के बाद वो टूट गया था। वो जानता था कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि उनकी आत्माएं भटक रही हैं। उसने अपनी बाकी की जिंदगी तंत्र मंत्र और सिद्धियां हासिल करने में लगा दी ताकि वो इस सड़क को सुरक्षित कर सके। वो जो राख तुमने देखी वो किसी बहुत बड़े सिद्ध पीठ की पवित्र भस्म थी जिसे उसने अपनी शक्तियों से अभिमंत्रित किया था। कुछ साल पहले बाबा जी तो गुजर गए, पर कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी एक चौकीदार की तरह इस सड़क की हिफाजत करती है। हम दोनों सुन्न होकर सरदार जी की बातें सुन रहे थे। उस रात मैंने और काशी ने कसम खाई कि चाहे नौकरी चली जाए पर हम कभी भी रात के वक्त उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। और दोस्तों, आज तक मैंने उस कसम को नहीं तोड़ा, क्योंकि उस एक रात ने मुझे सिखा दिया था कि सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, उन पर न जाने कितनी अनकही अनसुनी कहानियां भी हमारे साथ सफर करती हैं, कुछ अच्छी और कुछ बहुत ही भयानक। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंचे। धन्यवाद।